हे स्टूडेंट्स, दिस इज विपिन। वेलकम बैक टू फाइनेंशियल लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो स्टूडेंट, आज की क्लास होने वाली है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के बारे में। और लास्ट क्लास हुई थी इसी सेम चैप्टर से, लेकिन वो थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग के बारे में। तो आज की क्लास होगी एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग के बारे में। और फ्रॉग की एनाटॉमी में हम दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक टॉपिक रहेगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, दूसरा रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन फ्रॉग। तो चलिए दोनों टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हमने बताया। तो और डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने पहले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने ह्यूमन में पढ़ा है कि एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब है जिसको हम माउथ से एनस तक की पूरी एक लाइनिंग या पूरा एक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉग में भी सेम उसी तरह से माउथ से लेकर क्लोका तक की एक टोटल कैनाल को हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसी एलिमेंट्री कैनाल पर इस पूरे पाथवे के दौरान कहीं ना कहीं बीच में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड होती है। और उन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का फंक्शन होता है तरह तरह के सिक्रेशन करना, जो कि फ्रॉग के फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करें एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या क्या देखने वाले हैं। इस एलिमेंट्री कैनाल के पाथवे को अगर हम देखें तो माउथ से क्लोका तक का पाथवे फ्रॉग में प्रेजेंट होने वाला है। तो माउथ से क्लोका तक के पाथवे को एक बार नजर डालते हैं। तो यहां पे हम लिखने वाले हैं कि माउथ से ये स्टार्ट होने वाला है और माउथ से ये फर्दर आगे अगर हम इसको देखें, माउथ से इसकी ओपनिंग होगी ईसोफेगस में। लेकिन हम यहां पे पढ़ेंगे ईसोफेगस से पहले बकोफेरेंजियल कैविटी हमें यहां पे देखनी है कि बकोफेरेंजियल कैविटी फ्रॉग में प्रेजेंट होती है, उसमें माउथ जो है फ्रॉग का खुलता है। बकोफेरेंजियल कैविटी में फ्रॉग का माउथ ओपन होता है। यही बकोफेरेंजियल कैविटी फर्दर ओपन होगी ईसोफेगस ट्यूब में। तो ईसोफेगस हमें सबको मालूम है ईसोफेगस ट्यूब क्या होती है। ईसोफेगस इज फूड पाइप। ईसोफेगस क्यों है, फूड पाइप को बोलते हैं। तो ईसोफेगस की जो फर्दर ओपनिंग होगी वो होती है स्टमक में। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है और 11th क्लास के भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में इसके बारे में पूरी डिटेल ह्यूमन के बारे में दी हुई है। तो स्टमक की फर्दर ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन कौन से पार्ट में खुलती है, डोडेनम पार्ट में, जो कि हम आगे फर्दर हम बात करने वाले हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई मैंने यहाँ पे शॉर्ट नेम डाल दिया है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगी फ्रॉग में रेक्टम में, और रेक्टम से इसकी ओपनिंग होगी क्लोका में। तो ये हमने यहाँ पर पूरा पाथवे फ्रॉग का लिखा है कि किस तरीके से फ्रॉग के अंदर ये पाथवे होने वाला है। तो पहला होगा माउथ से लेकर हम शुरू करेंगे। सेकंड रहेगा बकोफेरेंजियल कैविटी, तीसरा रहेगा ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोका। तो ये पूरा पाथवे होगा फ्रॉग में जिसके थ्रू फूड पैसेज होगा। तो यहां पर माउथ होगा और माउथ से यहां पर बकोफेरेंजियल कैविटी से होता हुआ इस ईसोफेगस ट्यूब में कनेक्टेड होगी। तो कनेक्टेड ये जो होगा, तो यहां से ये स्टमक होगा, स्टमक में फूड पहुंचेगा और स्टमक में फूड जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि एक कोइल्ड फॉर्म होगी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन जो फ्रॉग की हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कार्निवोर्स होते हैं फ्रॉग, दैट्स वाई फ्रॉग की स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शॉर्ट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि रेक्टम वाले पार्ट में फ्रॉग के फूड की एंट्री होगी और फाइनली क्लोका तक फूड पहुंचेगा। आफ्टर दैट अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड फूड विल बी पैसेज आउट और एक्सपेल आउट फ्रॉम द क्लोकल एपर्चर। तो ये फूड जो है अपना अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड कहाँ पे बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने देखा कि माउथ से ओपनिंग हो रही है फ्रॉग की और जहां से वो अपने फूड को ले रहा है। तो हमने पढ़ा है कि माउथ जो है एक एपर्चर है। माउथ को हम देखें तो इसके पास जो होती है, जो कि दो जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, अपर एंड लोअर जो। अपर एंड लोअर जो कि फ्रॉग में हम बात करेंगे, दो जबड़े यानी कि फ्रॉग में प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाला और नीचे वाले जबड़े में अगर हम देखें, जैसे हमारे पास अपना जो होता है और नीचे वाला मूवेबल होता है, लोअर जो इज मूवेबल, अपने पास लोअर जो मूवेबल, तो फ्रॉग में भी सेम उसी तरह से लोअर जो है वो जो मूवेबल होता है, जबकि अपर जो होता है वो इमूवेबल होता है। फ्रॉग में भी अपर जो इज इमूवेबल वाइल द लोअर जो इज मूवेबल इन फ्रॉग। तो इस मूवेबल जो की हेल्प से इसके इधर टंग एक चिपकी होती है। टंग भी आपने लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी वाली क्लास में पढ़ा था कि टंग जो होती है इसकी बाइलोब टंग होती है और वो बाइलोब टंग से किसी इंसेक्ट को इजीली कैप्चर कर सकते हैं। तो टंग जो है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, एक बाइलोब टंग है इसमें,
और बाइलोब्ड कैसे, अगर हम देखें कि बाइलोब्ड टंग कैसे हो सकती है, बाइलोब्ड टंग का कुछ अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से वो आगे से इसका हिस्सा बाइलोब्ड होगा। ये बाइलोब्ड टंग ये वाला हिस्सा है, एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा, तो ये दोनों लोब फ्रॉग के किसी इंसेक्ट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो बाइलोब्ड टंग होगी और ये बाइलोब्ड टंग किसी भी इंसेक्ट को इजीली कैप्चर करने में हेल्प करेगी, जो कि एक झटके के साथ उस इंसेक्ट को कैप्चर करके तुरंत उसको अपने माउथ के अंदर इंजेस्ट करता है। ये हम फ्रॉग में देखते हैं। ओके, तो माउथ में होगी ये सब चीजें। उसके बाद बात करते हैं बकोफेरेंजियल कैविटी की। बकोफेरेंजियल कैविटी क्या होती है? बकोफेरेंजियल कैविटी नाम से ही जानते हैं कि बकोफेरेंजियल, बको मतलब बकल कैविटी, बकल कैविटी प्लस फेरिंग्स हम बात बोल सकते हैं। बकल कैविटी इट मींस ओरल कैविटी, बकल कैविटी एंड फेरिंग्स का मर्ज्ड फॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं, इनके मर्ज्ड फॉर्मेशन को हम बोल सकते हैं, दैट इज बकोफेरेंजियल कैविटी, जहां पर बकल कैविटी और फेरिंग्स दोनों ही मर्ज्ड होते हैं। फेरिंग्स आपको मालूम है कि फेरिंग्स क्या होते हैं? फेरिंग्स वो जंक्शन है जहां पे नोज और माउथ की ओपनिंग देखी है हमने इंसानों में, तो वही वाले हिस्से को यहां पर बकोफेरेंजियल कैविटी के नाम से जाना है। यही बकोफेरेंजियल कैविटी फर्दर फ्रॉग में अंदर की तरफ ओपन होती है, जिसमें अगर हम ओपनिंग देखें, यही बकोफेरेंजियल कैविटी कहां कहां पर ओपनिंग होती है? इसकी ओपनिंग होगी ओपनिंग इन वोकल सेक्स। वोकल सेक्स में ओपन होंगी फ्रॉग के वोकल सेक्स में ओपन होती है। इसके अलावा ये ग्लोटिस में ओपन होगी, यहां से ग्लोटिस के अंदर भी ओपन होती है यहीं से। और बकोफेरेंजियल कैविटी के अंदर ही इंटरनल लेयर्स प्रेजेंट है, यानी कि फ्रॉग के जो नोज के हिस्से हैं वो इंटरनल लेयर्स की फॉर्म में यहां पर ओपन होते हैं, इंटरनल लेयर्स की फॉर्म में। और फर्दर हम इसकी बात करें तो ईसोफेगस में ये कंटिन्यू ओपन होगी। तो ईसोफेगस ट्यूब के बारे में आगे जानते हैं। तो हमने देखा कि बकोफेरेंजियल कैविटी जो है ईसोफेगस के अंदर खुलती है। एक डायग्राम में भी हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से ये हमें ओपनिंग देखनी है। इधर वाला ये डायग्राम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें इस डायग्राम को समझना है। तो एक बार इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या हमें नजर आ रहा है? इस डायग्राम में हमें देखने पर नजर आ रहा है कि जो ये पूरा फूड है, ये पूरा फूड जो है यहां से माउथ से होता हुआ ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक तक जाएगा, इंटेस्टाइन तक जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन तक जाएगा और फाइनली क्लोका और क्लोकल एपर्चर से इसका जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो यहां से पास आउट हो जाएगा। ये हमने पढ़ना है अपनी क्लास के अंदर। तो अभी देखते हैं, यहां पर हम पहुंचे हैं ईसोफेगस के पास। ये ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इसमें शॉर्ट होती है, ईसोफेगस जो है शॉर्ट है। फ्रॉग में ईसोफेगस जो होती है एक शॉर्ट ट्यूब होती है बच्चे। शॉर्ट ट्यूब क्यों है? इसको हम इसकी फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ईसोफेगस जो है वो एक शॉर्ट फूड पाइप है फ्रॉग। क्यों शॉर्ट है? क्योंकि इसमें नेक एब्सेंट है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नेक, ड्यू टू नेक एब्सेंस। गर्दन नहीं है फ्रॉग में, और गर्दन नहीं है तो ईसोफेगस ट्यूब तो यहीं पर अपने गले के इधर वाले हिस्से में प्रेजेंट होती है, तो फ्रॉग में भी यहीं पर प्रेजेंट होनी है। तो इसलिए नेक एब्सेंट होने की वजह से फ्रॉग में ईसोफेगस जो है वो शॉर्ट होती है। ईसोफेगस की फर्दर ओपनिंग हमारे स्टमक में होती है, वैसे ही फ्रॉग में भी स्टमक में होगी। तो स्टमक क्या है? तो स्टमक को जानते हैं। स्टमक के पास HCl होता है फ्रॉग में भी, स्टमक के पास HCl होता है फ्रॉग में भी, जो कि आपको मालूम है कि ऑक्जेंटिक सेल जो है वो यहां पर इसको सीक्रेट करती है। ऑक्जेंटिक सेल क्या करेंगे? सीक्रेट करेंगे HCl सीक्रेट किया जाएगा इन सेल्स के द्वारा। उसी तरीके से यहीं पर आपके पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन सीक्रेट करने के लिए भी यहां पर प्रेजेंट होती है। पेप्सिनोजन भी यहां पे प्रेजेंट है, पेप्सिनोजन भी यहां पे प्रेजेंट होगा। तो ये सभी चीजें यानी कि जैसा हमारी बॉडी में हो रहा है सेम फ्रॉग में हो रहा है। तो जो भी फूड फ्रॉग का ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में पहुंचेगा तो स्टमक में उसका सामना HCl से होगा। स्टमक में बाकी जो एंजाइम होंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली या स्टमक का जो सिक्रेशन होगा वो वहां पर प्रेजेंट होगा। उसकी वजह से जो फूड है वो पार्सली डाइजेस्ट यहां पर हो जाएगा बच्चों। फूड जो है इन एंजाइम की हेल्प से फूड जो है पार्सली डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि आधा डाइजेस्ट हो चुका है। आधा डाइजेस्ट, पार्सली डाइजेस्ट में यहां पे मेंशन कर रहा हूं। फूड जो है वो पार्सली डाइजेस्ट हो चुका है और इस पार्सली डाइजेस्ट फूड को हम बोलते हैं यहां पर काइम। क्या बोलेंगे? काइम, CHYME, काइम। तो काइम यहां पर फूड का फॉर्मेशन बन चुका है स्टमक के अंदर, और यही काइम जो है फर्दर
आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल होगा। यही काइम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है फूड, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैं कह सकता हूं यानी काइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये फूड पहुंचा है वो किस फॉर्म में पहुंचा है बच्चे? वो पहुंचा है काइम की फॉर्म में। तो काइम की फॉर्म में अपना फूड यहां पर फ्रो के पास आ चुका है। और काइम आपने बोला कि पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हिस्सा यहां पर ड्यूडेनम वाले रीजन पर, ड्यूडेनम वाले रीजन पर जो आपने टॉपिक में देखा था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी इसी एलिमेंट्री कैनाल पर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये ड्यूडेनम पार्ट, इसी ड्यूडेनम पार्ट पर तरह तरह की डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है अपनी सीक्रेशन को रिलीज करने वाली हैं। वो सीक्रेशन होंगे किस किस के? लीवर यानी इसके साथ गोल ब्लैडर में कह सकता हूं, क्योंकि लीवर अपना सीक्रेशन गोल ब्लैडर में ही स्टोर करते हैं। गोल ब्लैडर लीवर का सीक्रेशन यहां पर होने वाला है, ड्यूडेनम में खुलेगा। और उसके अलावा पेनक्रियाज अपना सीक्रेशन यहां पे देंगे, और पेनक्रियाज के अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टिनल ग्लैंड भी यहां पर अपना सीक्रेशन रखेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कह सकता हूं, उसके अलावा इंटेस्टिनल ग्लैंड का सीक्रेशन भी यहीं पर मिलने वाला है। तो देखिए बच्चे, इतने तरह के सीक्रेशन जब फ्रॉग को मिले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, तो फूड जो कि पार्शली डाइजेस्ट काइम की फॉर्म में आ चुका था वो अब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी कि उसका वो पार्ट जो फ्रॉग की बॉडी या फ्रॉग के एंजाइम डाइजेस्ट कर सकते थे, वो वाला हिस्सा डाइजेस्टेड हो चुका है। क्लियर है बात मेरी? मैंने क्या बताया, फ्रॉग का पार्शली फूड जो है वो आपका स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका था, और स्टमक में उसको हमने बोला काइम नाम से। वही काइम जो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री होने के बाद उसी फूड को आपने देखा कि उसी पार्शली डाइजेस्टेड फूड को तरह तरह के सीक्रेशंस के द्वारा डाइजेस्ट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा उस फूड का ऐसा बचा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो वो वाला हिस्सा कहां पर जाएगा, वो वाला फूड कहां पर जाएगा? वो जाएगा फर्दर आगे रेक्टम में। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है। विलाई और माइक्रोविलाई मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जो आपने पढ़ा है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन का। ये क्या करती है? इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगी फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करेंगी। इट मींस विलाई जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो इस फूड को एब्जॉर्ब करेंगी, वो उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी जो फूड ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब अपने पास दो तरह की चीजें बची है, एक तो अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब जो फूड होगा वो यानी कि एब्जॉर्ब नहीं किया गया, यानी कि वो ब्रेकडाउन नहीं किया गया इन सीक्रेशंस के द्वारा, दैट मीन वो फूड कहां पे पास किया जाएगा? वो फूड पास होगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, यानी कि रेक्टम की तरफ। और रेक्टम में ये अनडाइजेस्टेड जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड, मैं दोनों मेंशन कर देता हूं यहां पे, अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड स्टोर्ड इन रेक्टम। रेक्टम में वो टेम्परेरी स्टोर होगा, जो भी उसमें एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है वो सब कुछ चीजें वहां से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और अनडाइजेस्टेड फूड या अनएब्जॉर्ब फूड फिर फर्दर कहां पे? क्लोका। क्लोका क्या है? जैसे एनस काम कर रहे हैं यहां पर, क्लोका उसी तरीके से काम करेगा, और क्लोका और क्लोकल एपर्चर के थ्रू इस फूड को जो अनडाइजेस्टेड था, अनएब्जॉर्ब था, उस फूड को एक्सपेल आउट फ्रो की बॉडी से कर दिया जाएगा। यानी कि सेम वही प्रोसेस है जो अपनी बॉडी में होता है। जैसा अपनी बॉडी में होता है सेम वही प्रोसेस आपको इधर फ्रॉग में पढ़ना है। तो क्लोका की बातचीत कर लेते हैं कि क्लोका में क्या होगा। वो फूड जो है क्लोका और क्लोकल एपर्चर के थ्रू एक्सपेल आउट होगा। तो जो फूड अनडाइजेस्टेड है, अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब फूड, मैं इसको अब फीकल मटेरियल यहां पे बोलूंगा क्योंकि आप रेक्टम में पढ़ चुके हैं इसको। तो फीकल मैटर है फ्रॉग का ये, और ये फीकल मैटर जो है एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा फ्रॉग की बॉडी से, एक्सपेल आउट फ्रॉम क्लोकल एपर्चर। क्लोकल एपर्चर क्या है? क्लोकल एपर्चर क्लोका की ओपनिंग है जो कि बाहर की तरफ खुलती है फ्रॉग की बॉडी से, और इसके थ्रू ये फूड को जो है एक्सपेल आउट किया जाएगा। और इसी क्लोका में अगर हम बच्चे देखें, इसी क्लोका में और किन किन चीजों की ओपनिंग होती है, हमने देखा कि रेक्टम इसमें ओपन होता है। ओपनिंग किस किस की ओपनिंग होगी?
इसी क्लोका में ओपनिंग होती है रेक्टम की, इसी क्लोका में ओपनिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर भी इसी में ओपन होंगे, इसी क्लोका में ओपनिंग होती है यूरेटर की, और इसी क्लोका में फीमेल फ्रो के अंदर ओपनिंग होती है किसकी, ओविडक्ट की। तो यही क्लोका जो है बच्चे, ये एक कॉमन ओपनिंग है इन सभी चीजों के लिए जो कि सभी इसके अंदर ओपन होते हैं। और ये क्लोका फिर फाइनली जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि क्लोकल एपर्चर में ओपन होता है, यही क्लोका जो है वो फर्दर कहाँ पे, इस क्लोकल एपर्चर में ओपन होगा और यहाँ से फूड को या बाकी जितने भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बोला रेक्टम में आपने देखा कि फीकल मैटर होगा, तो फीकल मैटर यूरिनरी ब्लैडर के से इधर यूरिन होगा, यूरेटर से यूरिन होगा, या फिर मेल फ्लो की बात करें तो स्पंज होंगे, ओविडक्ट में ओम या एग होंगे। तो उन सबको इस क्लोकल एपर्चर की हेल्प से उसकी बॉडी से एक्सपेल या रिलीज कर दिया जाएगा फ्रो की बॉडी से। तो ये था एलिमेंट्री कैनाल की बातें। तो एलिमेंट्री कैनाल से आगे हम देखने वाले थे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड फ्रो की बॉडी पर, फ्रो की एलिमेंट्री कैनाल पर अटैच्ड थी, वो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड मैंने यहाँ पे मेंशन की है। तो लीवर जिनमें से एक है। तो लीवर आपको मालूम है कि लीवर का सिक्रेशन क्या होता है, लीवर का सिक्रेशन होता है बाइल जूस, हम अच्छे से जानते हैं। बाइल जूस इज द सिक्रेशन ऑफ लीवर, और ये बाइल जूस स्टोर होगा, स्टोर इन टू इसमें गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर में बच्चे स्टोर होगा बाइल जूस। फंक्शन आपको मालूम है कि फंक्शन क्या होता है बाइल जूस का, फंक्शन होता है बाइल जूस का टू ब्रेक डाउन ऑफ फैट, फैट का ब्रेकडाउन करते हैं। फैट के ब्रेकडाउन के लिए, लिपिड के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है बाइल जूस को। पैनक्रियाज जो कि सबका मालिक एक हम बोल सकते हैं ऐसी ग्लैंड है, ऐसा सिक्रेशन ये करती है। ये एंजाइम के लिए, इसके जो एंजाइम होते हैं एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं, और वो फैट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यही ग्लैंड इंसुलिन भी सिक्रेट करती है। मैंने बताया आपको कि ये किस किस को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा प्रोटीन, फैट्स, इन सबको डाइजेस्टिव एंजाइम, इन सबके डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि मैं लिख सकता हूं पैनक्रियाटिक जूस, इसी के पैनक्रियाटिक जूस से इन सबका डाइजेशन होगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, प्रोटीन का, फैट का डाइजेशन, वो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं एक्चुअली इनके लिए। हमने पढ़ा हुआ है कि अमाइलेज होता है इसमें, इसके अलावा फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास अलग से लाइपेज होता है। तो तरह तरह के एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिन होता है। तो वो पैनक्रियाज के कुछ सिक्रेशन हैं जो कि इनको ब्रेकडाउन करने के लिए माने जाते हैं। उसके अलावा इंसुलिन भी इस पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सिक्रेशन करेंगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड में हम अपना सिक्रेशन देखेंगे, और इंटेस्टिनल ग्लैंड में जो अपना सिक्रेशन देखेंगे, जैसे अपनी बॉडी में अपने सिक्रेशन देखे हैं वो सेम सिक्रेशन इनकी बॉडी के अंदर भी हो रहे हैं, सेम इनकी बॉडी में होंगे। जैसे हम देखेंगे माल्टेज, पेप्टाइडेज, ये इस तरह के जो ब्रेकडाउन है, इस तरह के जो एंजाइम है ब्रेकडाउन करने के लिए, वो सभी गैस्ट्रिक और इंटेस्टिनल ग्लैंड से सीक्रेट होंगे। एंट्रोकाइनेज इनमें से एक एंजाइम है। तो ये सभी एंजाइम इनके द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे, इंटेस्टिनल के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे। इनकी डिटेल के लिए आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है उसमें पढ़ना होगा, लेकिन नीट के सिलेबस से वो फिलहाल कटा हुआ है, आपको मालूम है। तो उसको एक बार फिर भी हमें देख लेना चाहिए, वरना जब फ्रोग में ये सब चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं पूछी गई हमारी एनसीईआरटी में भी, तो मेरे ख्याल से इसमें से कोई ऐसा सवाल नहीं बनेगा कि आपको इतना इजी सवाल वो एनएमसी डाले कि इसमें कोई सीक्रेशन क्या होगा या इसका एंजाइम का नाम क्या होगा। फिर भी वो एंजाइम जो हमने 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं और 11th क्लास में, फिर एक बार उनका ओवरव्यू ले लेना आपको जरूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार एनसीईआरटी जो कि हम हर बार लेकर चलते हैं, एनसीईआरटी को एक बार हाईलाइट कर लेते हैं कि एनसीईआरटी में हमने क्या क्या चीजें देखनी है। जो चीजें हमने वहां पर पढ़ी है वो सभी चीजें एक बार एनसीईआरटी में ढूंढते हैं। चलिए, तो फ्रोग की एनाटॉमी में हम सबसे पहले देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हमें नीचे डायग्राम दिखाई दे रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके एनाटॉमी के अंदर। तो वही वाला डायग्राम है जहां पे हम देख रहे हैं ईसोफेगस यहाँ पे प्रेजेंट है, और ईसोफेगस से फर्दर फूड ओपन होकर जा रहा है कहां पर, स्टमक में। स्टमक जो है इंटेस्टाइन में खुल रही है, और यही इंटेस्टाइन इस रेक्टम के अंदर खुलती है। इसी रेक्टम से ये वाला हिस्सा जो होगा क्लोका का होगा, ये वाला क्लोका होगा, ये हमने मेंशन किया। ये क्लोका और क्लोका की ये ओपनिंग जो है दैट इज क्लोकल एपर्चर। तो ये पूरा पाथवे अभी आपने देखा था एलिमेंट्री कैनाल में। तो आइए जानते हैं
एनसीईआरटी में क्या इसके बारे में लिखा हुआ है? द बॉडी कैविटी ऑफ द फ्रॉग एकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज द डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। तो इतने सारे सिस्टम आपको फ्रॉग में देखने हैं। तो ये अपने सभी सिलेबस के हैं। इनमें आगे की क्लासेस जो रहेगी आपकी सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में रहेगी, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक अलग से क्लास हम बनाएंगे। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहां से स्टार्ट होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या बोल रहा है। इट कंसिस्ट द एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। हमने लिखा है कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट। हमने पता है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है? क्योंकि ये कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं। फ्रॉग जो है कार्निवोरस होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग जो है वही कार्निवोरस होता है, जबकि उसका टेडपोल लार्वा जो होता है दैट इज हर्बीवोरस। टेडपोल लार्वा क्या रहेगा? हर्बीवोरस रहेगा। ये आपको याद रखना है। ओके, हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। इसलिए इंटेस्टाइन की जो लेंथ है कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म में ये लेंथ जो है वो कम होती है, हर्बीवोरस में वो लेंथ जो है वो ज्यादा होती है। चलिए, द माउथ ओपन इनटू द बकल कैविटी। माउथ जो है बकल कैविटी में ओपन हो रहा है। बकल कैविटी को आपने बकोफेरेंजियल कैविटी के साथ जाना है। दैट लीड्स टू द इसोफेगस, जो फाइनली सीधा इसोफेगस में खुल रही है। इसमें डायरेक्टली लिखा है, हमने थोड़ा एक एक स्टेप में आपको आगे बढ़ाया है। एनसीईआरटी हमें डायरेक्ट बता रही है कि हमने माउथ को सीधा देखा कहां पे, माउथ ओपन हो रहा है बकल कैविटी, और बकल कैविटी ओपन होती है सीधी इसोफेगस में, और इसोफेगस की सीधी ओपनिंग कहां पे दिखाई है? स्टमक में दिखाएगी, फेरिंक्स के थ्रू होते हुए। चलिए, बकल कैविटी दैट लीड टू द इसोफेगस थ्रू फेरिंक्स, फेरिंक्स से होते हुए, यानी कि यहां पे फेरिंक्स होगा और फेरिंक्स से होते हुए इसोफेगस में खुली है। ओके, इसोफेगस इज स्टोर ट्यूब। इसोफेगस छोटी है, क्यों है छोटी है? मैंने बताया था इसोफेगस इसलिए छोटी है बिकॉज नेक इज एब्सेंट इन फ्रॉग। ओके, दैट ओपन इनटू द स्टमक, स्टमक में खुलेगी विद इन द टर्न कंटिन्यू एज द इंटेस्टाइन, और फाइनली ये टर्न, ये घूमता हुआ इसका एक कोइल्ड फॉर्म बनता हुआ क्या बनेगा? इंटेस्टाइन के अंदर सीधी पास हो जाएगी, इंटेस्टाइन से फर्दर जाएगी रेक्टम, और फाइनली ओपन होगी आउटसाइड द क्लोका। आउटसाइड द क्लोका किसके थ्रू ओपन होगी? क्लोकल एपर्चर के थ्रू बच्चे ओपन होने वाली है। यहाँ पे इसमें सीधा हमने देखा कि क्या माउथ से लेकर सीधे एलिमेंट्री कैनाल की बात की कि क्लोकल एपर्चर तक पहुंचा दिया। यही एनसीईआरटी मतलब इसके बारे में थोड़ी बहुत कम बात कर रही है, तो ये कम बातें भी हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा जान ली है, कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें टॉपिक और थोड़ा सा हमारा क्रिस्टल क्लियर हो गया है। चलिए, लीवर सिगरेट, अब बात की है सीधा डाइजेस्टिव ग्लैंड की। यहां से डाइजेस्टिव ग्लैंड बच्चे शुरू हो गई है। लीवर सिगरेट बाइल जूस, वेरी गुड। लीवर सिगरेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इनटू द गोल ब्लैडर, हमने पढ़ा है गोल ब्लैडर में स्टोर होता है। अनदर जो ग्लैंड है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करती है। और अगले इसी पैराग्राफ को एक बार कंटिन्यू कर लेते, फिर वापस आते हैं इस पर। पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसी पेनक्रियाटिक जूस में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये होगी ग्लैंड्स की बात। अब थोड़ा सा प्रोसेस बता रहा है कि क्या कुछ प्रोसेस हुआ होगा। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग, उसकी टंग जो है बाइलोब होती है, जो कि फूड को, इंसेक्ट को कैप्चर करने में हेल्प करती है फ्रॉग की। ओके, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एचसीएल। एचसीएल प्रेजेंट कहां पर था? आपने पढ़ा एचसीएल कहां पे प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक जूस आपने पढ़ा, सीक्रेटेड फ्रॉम द वॉल ऑफ स्टमक, स्टमक की वॉल से सीक्रेशन हुआ इनका, और वो फूड को पार्सली डाइजेस्ट करने के लिए माने गए। पार्सली डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इज पास्ड फ्रॉम द स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, मुझे बताइए फटाफट से एक बार, मुझे कमेंट्स में बताना है आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन को वो फर्स्ट पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट, उसका नाम क्या था? मुझे फटाफट से कमेंट में आप बता सकते हैं कि कमेंट में आप लिख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो फर्स्ट पार्ट आपने क्या पढ़ा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्योडेनम, इसने मेंशन कर दिया है यहाँ पर कि वो पार्ट जो है ड्योडेनम रहने वाला है। चलिए, आपने फिर भी यहाँ पे देख लिया तो आपको क्लियर होगा। वैसे मैंने पहले मेंशन भी कर दिया था, आप वरना पीछे जाकर वीडियो को देखते फिर आप बताते। ओके, द ड्योडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम द गोल ब्लैडर। गोल ब्लैडर से बाइल जूस को कौन रिसीव करता है? वो रिसीव करेगा आपका ड्योडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। और पेनक्रेटिक जूस भी यहीं पर सीक्रेट होंगे, जो कि कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू यहां पर पास होने वाले हैं। ये सभी बातों की डिटेल मैंने आपको बताया। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें आप इसको देख सकते हैं। बाइल अमल्सिफाई फैट, बाइल जो है अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, फैट को अमल्सिफाई करते हैं। पेनक्रेटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का और फैट का भी डाइजेशन कर सकते हैं। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टाइन। फाइनली डाइजेशन, क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन आपने बोला कि कहां पढ़ेंगे, कंप्लीट डाइजेशन हम पढ़ने वाले बच्चे इंटेस्टाइन में। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड इन द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन कॉल्ड द विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई कहां पे? आपकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थी, जो कि इस फूड को, इस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब फूड जो है वो फर्दर आगे रेक्टम की तरफ पास आउट कर दिया जाता है। The undigested solid waste moved into the rectum and passes out through the cloaca, जो कि रेक्टम से होता हुआ क्लोका और क्लोकल एपर्चर से उसको
कंटिन्यू ट्रैवल करते हुए एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो ये था बच्चे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ तक नीचे वाला जो टॉपिक है इसको मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये अपना टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद इस लाइन को भी हम देखते हैं, इस पैराग्राफ को भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या ये बताने वाला है हमें। तो आगे बढ़ते हैं एक बार, लेकिन एक बार पीछे वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये हमने एक फ्लो का डायसेक्शन हम इसका देख पा रहे हैं। फ्लो के इस डायसेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, ये वाला यहाँ वाला हिस्सा बच्चे, यहाँ वाला हिस्सा इसमें होगा माउथ का। माउथ से इधर ओपनिंग होते हुए माउथ के अंदर ये ओपनिंग होगा इसकी बकोफेरेंजियल कैविटी की, यानी कि ये बकोफेरेंजियल यहाँ से माउथ के अंदर से हमने पढ़ा बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी से अगर हम थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर ईसोफेगस, यहाँ पर मिलेगा ईसोफेगस। यहाँ वाला हिस्सा होगा ईसोफेगस का। ईसोफेगस फिर फर्दर ट्रैवल करता हुआ यहाँ से आएगा स्टमक में, यहाँ पर ये टेढ़ा दिखाई दे रहा है आपको, स्टमक में। स्टमक से फिर फूड कहाँ पे, ये नीचे की तरफ, ये वाली इस तरह से कोल्ड फॉर्मेशन जो आप देख पा रहे हो दैट इज इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से फूड फिर फर्दर होता हुआ यहाँ रेक्टम और क्लोका तक होता हुआ क्लोकल एपर्चर से पास हो जाएगा। अब इनमें जो भी नाम है आपको नजर आ रहे होंगे। गोल ब्लैडर आपका यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो कि ये लीवर का हिस्सा होगा, इधर लीवर वाला हिस्सा होगा, और लीवर के इधर यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये रहा लीवर वाला हिस्सा, इसमें मेंशन किया है। लीवर वाले हिस्से के इधर यहाँ पे हम देखेंगे क्या गोल ब्लैडर प्रेजेंट होंगे। लंग्स इसके इधर वाले हिस्से में प्रेजेंट है, जो कि हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। ये रही लंग्स हमारे फ्रॉग के लंग्स। ये देखो ये लीवर है यहाँ पे बच्चे, और लीवर के इधर ये जुड़ा हुआ है गोल ब्लैडर। इन सब का सिक्रेशन होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, फैट बॉडीज प्रेजेंट है। फैट बॉडीज का फंक्शन हमने यहाँ पर नहीं देखा कि फैट बॉडीज का फंक्शन अगर आप देखें तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के दौरान जो इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस दौरान फ्रो क्योंकि ज्यादा एनर्जी बाहर से लेते नहीं है, तो उस दौरान जो है उनको उनकी बॉडी को एनर्जी जो मिलती है वो फैट बॉडीज से मिलती है। बाकी जो ऑर्गन्स रहेंगे, किडनी का फंक्शन या मैं देखूँ यूरेटर के फंक्शन, यूरिनरी ब्लैडर के फंक्शन जो है वो हम आगे की क्लास में देखने वाले हैं, आगे के टॉपिक में देखने वाले हैं। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि इस रेक्टम वाले हिस्से को बोला था, और फ्रो के ये फोर लिम्स और हिंड लिम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हम फ्रो का एक डायसेक्शन देख रहे थे। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और अगला टॉपिक रहने वाला है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मोड ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन और मोड ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखेंगे कि फ्रॉग जो है किन किन ऑर्गन्स की हेल्प से रेस्पायर करते हैं और क्या उनका मोड ऑफ रेस्पिरेशन रहने वाला है। यानी कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन में हम देखने वाले हैं कि वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं, या किसी और मीडियम से फ्रॉग जो है रेस्पिरेशन करते हैं। तो पहला टॉपिक होगा अपना इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में हम देखेंगे स्किन से रेस्पिरेशन कैसे होगा। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में हम नोस्ट्रिल्स की ओपनिंग के थ्रू रेस्पिरेशन देखेंगे, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो कि हमसे छुपा हुआ टॉपिक नहीं है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में हम बता सकते हैं कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन को दर्शाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि फ्रोज ऑलवेज रेस्पिरेशन करते हैं, फ्रोग ऑलवेज इस रेस्पिरेशन को तो पक्का ही करने वाले, चाहे वो लैंड पे हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो कहीं पर भी रहे, लेकिन लैंड के ऊपर पानी के अंदर फ्रॉग इससे यानी कि स्किन से रेस्पिरेशन पक्का करेंगे, जरूर करेंगे। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ये है रेस्पिरेशन थ्रू स्किन। रेस्पिरेशन थ्रू स्किन यानी कि स्किन के थ्रू जब रेस्पायर करते हैं फ्रॉग, तो उसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, या कहेंगे इसको कहेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हम बोलेंगे स्किन के थ्रू रेस्पायर करने को। अब इसकी स्किन जो है, इसकी स्किन जो है वो बड़ी थिन है, यहाँ पर बड़ी ही पतली यहाँ पर स्किन है फ्रॉग की, और स्किन के नीचे की तरफ अगर हम देखें तो बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स है, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल प्रेजेंट बिलो द स्किन, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स बिलो स्किन, स्किन के नीचे की तरफ प्रेजेंट है। तो स्किन के नीचे ये रिच सप्लाई है ब्लड वेसल, तो इसकी वजह से इसको यहां पर डिफ्यूजन करना होता है, और डिफ्यूजन से ये इजीली ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर पाते हैं। O2 ऑक्सीजन एक्सचेंज थ्रू, ऑक्सीजन एक्सचेंज थ्रू एक्सचेंज होगी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जनरली फ्रॉग जो है वाटर में यूज करते हैं, इनसाइड वाटर या इन वाटर फ्रॉग यूज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन या फ्रॉग यूज स्किन। लेकिन याद रखना स्किन जो है वो यूजुअली स्किन को हमेशा रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, चाहे वो पानी के बाहर हो, ठीक है ना, वो हम आगे मेंशन करेंगे।
ओके, अब इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि जब भी फ्रॉग हाइबरनेशन पे होंगे या एस्टिवेशन हुए होंगे, उनका ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो रहेगा वो रहेगा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तब भी फ्रॉग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है क्या, ड्यूरिंग हाइबरनेशन। ड्यूरिंग हाइबरनेशन, हाइबरनेशन क्या होता है ये आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन दोनों ही चीजें। ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, इन दोनों के दौरान, इन दोनों प्रोसेस में, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन, ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज स्किन, ओनली मोड ऑफ रेस्पिरेशन इज स्किन। तो स्किन से ही रेस्पायर करेंगे। तब तब जब फ्रॉग को यहां पर क्या करना होता है, जब फ्रॉग को पानी के अंदर उतरना होता है या हाइबरनेशन एस्टिवेशन करना है, इज स्किन। ओके, तो इन दोनों में हाइबरनेशन क्या था, इसको हमने बोला था कि विंटर स्लीप, एस्टिवेशन को बोला था समर स्लीप। तो इन दोनों फेज के दौरान फ्रॉग जो है स्किन के थ्रू रेस्पायर करेंगे। उसके अलावा मैंने एक पॉइंट और आपको बताया कि फ्रॉग जो है अपनी स्किन का यूज हमेशा करते, चाहे वो लैंड पर हो तब भी वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो ग्रीन कलर की आपको सरफेस दिखाई दे रही है बच्चे, तो ये ग्रीन कलर की सरफेस जो है ये फ्रॉग की स्किन आपको नजर आ रही है। कि आपने पढ़ा है कि डोर्सल जो सरफेस है स्किन का, दैट इज ओलिव ग्रीन। तो ये ओलिव ग्रीन जो है सरफेस, ये एपिडर्मिस वाला हिस्सा जो आपको नजर आ रहा है, ये फ्रॉग की डोर्सल साइड की स्किन है। ओके, स्किन में ऑक्सीजन यहाँ से पास हो रही है अंदर की तरफ, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू एंटर कर रही है। कहां पर, मैंने बोला कि रिच सप्लाई है ब्लड वेसल्स की, तो इसी स्किन के नीचे वाले हिस्से में काफी अमाउंट में ब्लड वेसल्स जो है प्रेजेंट होती है, यहीं से CO2 जो है वो पास आउट भी हो रहा है। तो फ्रॉग जो है अपने बॉडी का रेस्पिरेशन जो है स्किन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन। बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में फ्रॉग जो है लैंड के ऊपर जब होते हैं, या मैं बोलूं पार्शली इमर्ज होते हैं वाटर में, जब पानी में आधे डूबे हों, तो उस दौरान फ्रॉग जो है बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करते हैं। लेकिन इस दौरान आपको याद रखना है स्किन भी उनमें रेस्पिरेशन करते रहेंगे, यानी कि स्किन के थ्रू भी वो रेस्पिरेशन करते रहेंगे। माउथ एंड ग्लोटिस आर क्लोज। इस रेस्पिरेशन के दौरान, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के दौरान माउथ और ग्लोटिस जो है वो क्लोज रहेंगे, बंद रहेंगे। और क्लोज रहेंगे तो क्या ओपन रहेगा, ओपन रहेगा क्या, नोस्ट्रिल्स विल ओपन, नोस्ट्रिल्स विल ओपन, नोस्ट्रिल जो है वो ओपन रहेंगे। बाकी जो आपने देखा माउथ और ग्लोटिस इस दौरान क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। नोस्ट्रिल्स ओपन होंगे बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के दौरान। अब बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के दौरान मैंने बोला कि क्या वो इस दौरान स्किन से रेस्पायर करेंगे, जी हाँ, ये पॉइंट मेंशन करते हैं। ऑन लैंड स्किन इज ऑल्सो एक्ट फॉर रेस्पिरेशन। स्किन भी रेस्पिरेशन के लिए काम करती है, लैंड पर भी। पानी में तो हमने देखा ही है कि पानी में तो रेस्पिरेशन कर रही है स्किन, लेकिन उसके अलावा लैंड पर भी रेस्पिरेशन में स्किन जो है यहां पर हेल्प करती है। तो जो है लैंड पर जब रहते हैं तो पार्शली इमर्ज जो पानी में डूबे रहते हैं, तो उस दौरान बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें माउथ और ग्लोटिस जो हो वो क्लोज रहेंगे, नोस्ट्रिल जो हो वो ओपन रहेंगे। अगले पॉइंट पे तरफ चलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये टॉपिक आपको नाम से ही पता चल गया है कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन जो होगा वो होगा बच्चे लंग्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू। और बकोफेरेंजियल मैंने आपको बताया था, बकोफेरेंजियल होता है बकल कैविटी और फेरिंक्स। ओके, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, तो जो कि लेस फ्रीक्वेंट माना गया है फ्रॉग में, बाकी दोनों मेथड के कंपैरेटिवली इसको अगर हम देखें तो लेस फ्रीक्वेंट मेथड है, यानी कि फ्रॉग के द्वारा कम यूज किया जाने वाला एक मेथड है, कम यूज किया जाने वाला एक मोड है। तो लेस फ्रीक्वेंट देन बोथ मोड्स। बोथ मोड कौन से, यानी कि आपने पढ़ा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन से कम ये मेथड यूज किया जा रहा है फ्रॉग के द्वारा। occurs when O2 नीड इज इंक्रीज्ड, जब बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज्यादा हो, जब बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, इन दैट केस फ्रॉग विल यूज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उस केस में फ्रॉग जो है अपने लंग्स का यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए, और जिस दौरान माउथ जो है क्लोज रहेंगे। तो क्या मेरा आपसे सवाल है, क्या इस दौरान ग्लोटिस जो है वो क्लोज होने चाहिए, जैसे हमने पीछे वाले बकोफेरेंजियल में हमने पढ़ा, बकोफेरेंजियल में हमने पढ़ा कि ग्लोटिस भी क्लोज होते हैं और माउथ भी क्लोज होता है, दोनों क्लोज होते हैं, लेकिन इस रेस्पिरेशन में हमने लिखा है कि माउथ जो है वो क्लोज होता है। तो बच्चे पल्मोनरी रेस्पिरेशन में ग्लोटिस
ओपन रहेंगे। ग्लोटिस क्यों ओपन रहेंगे? क्योंकि पल्मोनरी रेस्पिरेशन में जो पाथवे है उस पाथवे के अंदर ग्लोटिस का ओपन होना जरूरी है, तभी जो है लंग्स तक एयर पहुंच पाएगी, वरना लंग्स तक एयर नहीं जाएगी, और लंग्स तक एयर नहीं जाएगी तो रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, एयर नहीं जा पाएगी। तो इसलिए ग्लोटिस का होना वहां पर जरूरी है। यहां पर एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, और इस डायग्राम में आप समझेंगे कि किस तरीके से फ्रॉग के अंदर जो है रेस्पिरेशन हमें देखना है। तो फ्रॉग यहां पर हमें नजर आ रहा है। तो फ्रॉग के इधर हम देखेंगे तो यहां से हम शुरू करते हैं, माउथ के इधर नोस्ट्रिल वाले हिस्से। तो ये नोस्ट्रिल जब बच्चे यहां पर फ्रॉग के इधर, ये नोस्ट्रिल वाला हिस्सा, और नोस्ट्रिल के इधर जो अंदर की तरफ हम जाएंगे तो इसकी टोटल ओपनिंग में बात करता हूं कि कहां से कहां इसकी ओपनिंग होगी। तो मैं एक एक करके मेंशन कर देता हूं। सबसे पहले बेटा आपको नजर आ रही है इसकी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स फ्रॉग की नजर आ रही है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। फ्रॉग के बाहर हम देख पा रहे हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। फ्रॉग के बिल्कुल माउथ के ऊपर वाले हिस्से की इधर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का जो हिस्सा है ये फर्दर आगे ट्रेवल करता है, एक ट्यूब बनाता है जिसको हम बोलते हैं नेजल पैसेज या नेजल कैविटी। इस कैविटी को हम बोलेंगे नेजल कैविटी। ये रहेगी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो फर्दर ओपन होती है माउथ के अंदर की तरफ, उस वाले हिस्से को हम बोलेंगे इंटरनल नोस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स। इंटरनल नेयर्स, नाक का हिस्सा जो अंदर की तरफ खुल रहा है, इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर्स के थोड़ा सा अंदर बढ़ोगे इंटरनल लेयर्स की तरफ तो आपको नजर आएगी बकोफेरेंजियल कैविटी। तो यहां पर होगी बच्चे बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी आपने पढ़ी है। तो ये पूरा पाथवे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन का देख रहे हैं। बकोफेरेंजियल कैविटी, बकोफेरेंजियल कैविटी जो फर्दर ओपन होगी कहां पर? ग्लोटिस में। तो बच्चे यहां पर होगा ग्लोटिस, यहां पर होगा ग्लोटिस। यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं, यहां पर ग्लोटिस है। ग्लोटिस क्या होता है? ग्लोटिस आपको मालूम है कि ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ एयर पाइप। एयर पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं, यानी कि विंड पाइप की ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। तो ग्लोटिस फर्दर यहां पे कहां खुलता है? लैरिंगोट्रैकियल कैविटी में। लैरिंगोट्रैकियल कैविटी यहां पे मेंशन कर रहा हूं, लैरिंगोट्रैकियल कैविटी। तो लैरिंगोट्रैकियल कैविटी नाम सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन लैरिंग्स के लिए यूज किया है, ट्रैकिया ट्रैकियल, ठीक है ना। और फाइनली यहां पर कहां पे ओपन होंगे? और ये कैविटी ओपन होंगी इन दोनों की तरफ लंग्स में। तो लंग्स में ओपन हो रही है, तो ये क्या है? फ्रॉग के लंग्स। इनको अगर मेंशन करना है तो मैं एक बार मेंशन कर देता हूं, जो कि 1 से इनकी नंबरिंग हम डालते हैं। तो पहला जो रहेगा नंबरिंग वो ये रहेगा एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पाथवे की, दूसरी जो रहेगी नेजल कैविटी, तीसरी रहने वाली है इंटरनल लेयर्स, फोर्थ रहेगी अपना बकोफेरेंजियल कैविटी। बकोफेरेंजियल कैविटी के बाद हम पढ़ेंगे ग्लोटिस। ग्लोटिस के बाद हम देख पा रहे हैं लैरिंगोट्रैकियल कैविटी, और फिर फाइनली 8th पे नंबर पे हम देख पा रहे हैं लंग्स में ओपनिंग हो रही है। तो ये पूरा पाथवे भी हम फ्रॉग का बोल सकते हैं कि एक पाथवे हमने नजर आ रहा है फ्रॉग के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन का। पाथवे ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन फ्रॉग का हमने यहां पे मेंशन किया है। इस पूरे पाथवे में लंग्स का यूज हुआ है, इस पूरे पाथवे में लंग्स का यूज हुआ। तो लंग्स कैसे होते हैं फ्रॉग में? लंग्स कैसे होते हैं? लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है फ्रॉग में। थिन मेम्ब्रेन होती है लंग्स की, और पिंक कलर के होते हैं, पिंक कलर के ओवॉइड स्ट्रक्चर है, पिंक कलर के ओवॉइड स्ट्रक्चर है। तो ये होते हैं लंग्स। क्या लंग्स में एल्वेलाई प्रेजेंट होती है? जी हाँ, एल्वेलाई प्रेजेंट होती है। एल्वेलाई जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन हमने पढ़ा कि फ्रॉग के जो लंग्स है वो उसकी रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है? क्यों एफिशिएंट नहीं है? वो इसलिए एफिशिएंट नहीं है क्योंकि फ्रॉग जो है ना अपना मोस्ट ऑफ जो रेस्पिरेशन करता है वो स्किन के थ्रू करता है। तो इसलिए इवोल्यूशन के दौरान हम कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा एडेप्ट नहीं हुए हैं। तो इसलिए फ्रॉग रेस्पिरेशन के दौरान लंग्स का यूज कम भी करता है, हम ये भी कह सकते हैं। और आगे वाला पॉइंट देखते हैं कि इसके बाद क्या रहने वाला। पाथवे एक बार इसके ऊपर, पाथवे के ऊपर एक बार जरूर नजर डाल लेना। पाथवे क्या रहता है? ये जो पूरा पाथवे मैंने आपको मेंशन किया है, ये पाथवे बेटा आपको बताया गया है किसका? ये पाथवे है, ये पाथवे ओ पल्मोनरी रेस्पिरेशन में यहां पे बता रहा हूं। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का पाथवे है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन का ये पाथवे है। मेरी जो लाइट है वो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। पल्मोनरी रेस्पिरेशन का ये पाथवे रहेगा। चलिए, तो ये यहां तक आपने पढ़ा फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो फ्रॉग के रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है इस पूरे सिस्टम के बारे में। चलिए, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम। फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय टू डिफरेंट मेथड्स। एनसीईआरटी ने दो मेथड को यहाँ पे जिक्र किया है। एक तो होगा इन वाटर स्किन एक्ट एज, यानी कि पहला तो अपना मेथड मिल गया है हमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन एक्ट एज द एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इट मीन्स फ्रॉग जब पानी के अंदर होते हैं तो एक्वेटिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वो करते हैं। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन। हमने ये भी पढ़ा है कि डिफ्यूजन के थ्रू जो फ्रॉग जो है वो ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। डिफ्यूजन के थ्रू जो है फ्रॉग ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं। जबकि लैंड की अगर हम बात करें तो बकल कैविटी का यूज करते हैं। बकल कैविटी मतलब बकोफेरेंजियल कैविटी। उस दौरान स्किन लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। स्किन और लंग्स भी वहां पर वो यूज कर सकते हैं। द रेस्पिरेशन बाय द लंग्स इज कॉल्ड द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन कौन सा? लंग्स के द्वारा अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर पेयर ऑफ इलोंगेटेड। लंग्स जो है पेयर में होंगे, इलोंगेटेड होंगे, पिंक कलर के होंगे। सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, थोरैक्स, इस वाले हिस्से पर प्रेजेंट होंगे। एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होगा वो की लंग्स का प्रेजेंट होगा, कहां पर? थोरैक्स वाले हिस्से में। ओके, एयर एंटर थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल से एंटर करेगी। पूरा पाथवे हमने जाना है, ये पूरा डिटेल बता भी नहीं रहा है। नोस्ट्रिल के थ्रू एंट्री करेगा और बकल कैविटी में खुलेगा और देन लंग्स में जाएगा। तो कहां से कहां वो पूरा पाथवे है वो हमने डिटेल जान ली है। और ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरेशन गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू द स्किन। स्किन से रेस्पिरेशन होगा अगर फ्रॉग एस्टिवेशन या हाइबरनेशन मोड पर होते हैं। तो ये सारी डिटेल आपने पढ़ी है किसमें? फ्रॉग में। फ्रॉग में आपने आज दो टॉपिक पढ़े हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और उसका सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे के जो टॉपिक रहेंगे फ्रॉग के, आगे की क्लास में हम इन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को कवर करेंगे अगली क्लास में, एक्सक्रीटरी सिस्टम को, एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। ये चार टॉपिक अगली क्लास के हमारे रहेंगे फ्रॉग के। और इस टॉपिक को ऊपर भी जल्दी से हम क्लास लेकर आने वाले हैं। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।